हेलो एवरीवन, मैं कपिल एडवोकेट फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। हमेशा की तरह फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सीपीसी में रहेगा ऑर्डर 35 सेक्शन 88 जो कि इंटरप्लीडेड सूट कहलाता है। इंटरप्लीडेड सूट सीपीसी में जो डेफिनेशन सेक्शन है उसमें कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। इंटरप्लीडेड सूट सेक्शन 88 में डिफाइन किया गया है कि कब किस स्टेज के ऊपर इंटरप्लीडेड सूट फाइलिंग की जा सकती है, सब्जेक्ट मैटर क्या रहेगा इंटरप्लीडेड सूट का, और कौन किसके अगेंस्ट फाइल कर सकता है। तो अब हम देखते हैं सेक्शन 88। सेक्शन 88 बात करता है वेयर इंटरप्लीडेड सूट में बी इंस्टीट्यूट, कि भी इंटरप्लीडेड सूट है वो कब फाइल हो सकता है। जनरली हमने सीपीसी में देखा है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का हमेशा सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट रहता है जो कि डिस्प्यूटेड होता है सूट के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्लेंटिफ का और डिफेंडेंट का आपस में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता और ना ही कोई एडवर्स इंटरेस्ट होता प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का। यहाँ पर डिफेंडेंट का आपस में एडवर्स इंटरेस्ट होता है अगेंस्ट ईच अदर, और जो सब्जेक्ट मैटर है वो प्लेंटिफ के पोजेशन में है, और प्लेंटिफ जो राइटफुल क्लेमेंट है, ट्रू क्लेमेंट है, उसी को वो सब्जेक्ट मैटर देना चाहता है। फॉर एग्जांपल, ए के पास कोई प्रॉपर्टी है मूवल और उसके क्लेमेंट हैं 2 या 2 से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल बी सी डी, और सभी क्लेम कर रहे हैं, तो उस बेसिस पर प्लेंटिफ इंटरप्लीडेड सूट फाइल कर सकता है कि भी मेरा इस सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं सिर्फ इसमें जो कॉस्ट है, चार्जेज है रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी, वही क्लेम करता हूँ। मेरा प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मैं इसको क्लेम करता। जैसे कि अब हम सेक्शन देखेंगे 88, इसकी डेफिनेशन, वेयर 2 और मोर पर्सन क्लेम एडवर्सली टू वन अदर द सेम डेब्ट्स, सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी, मूवल और इमूवल, कि 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन क्लेम कर रहे हों एडवर्सली किसी रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर, और सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, चाहे मूवल हो चाहे इमूवल हो। इसी तरह सम ऑफ मनी हो सकती है और डेब्ट हो सकता है। फ्रॉम अनदर पर्सन, कि किसी दूसरे पर्सन से वो क्लेम कर रहे हैं और वो क्लेम नहीं कर रहा कोई भी इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में जो सब्जेक्ट मैटर है इंटरप्लीडेड सूट का। वो क्या क्लेम कर रहा है, वो सिर्फ कॉस्ट और चार्ज क्लेम कर रहा है, और वो रेडी टू द पे और डिलीवर इट टू द राइटफुल क्लेमेंट, कि भी वो रेडी है पे और डिलीवर करने के लिए जो कि राइटफुल क्लेमेंट है। तो इस बेसिस पर जो प्लेंटिफ है वो इंटरप्लीडेड सूट फाइल करता है अगेंस्ट अदर पर्सन जो कि डिफेंडेंट है 2 या 2 से ज़्यादा। अब बात आती है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर पहले से ही कोई सूट पेंडिंग है और उस सूट के अंदर ये सभी पार्टी हैं जो इंटरप्लीडेड सूट के अंदर बनना चाहती हैं, फॉर एग्जांपल ए प्लेंटिफ, बी सी डी डिफेंडेंट है, और ये ऑलरेडी ही किसी सूट के अंदर पार्टीज हैं और उनका राइट प्रॉपरली उस सूट के अंदर डिसाइड हो सकता है, तो उस बेसिस पर दोबारा कोई इंटरप्लीडेड सूट फाइल नहीं हो सकता। तो अब हम ये सेक्शन 88 से ये हमने देखा कि इंटरप्लीडेड सूट के अंदर सिंपल सा ये है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का आपस में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। जो भी कन्फ्लिक्टेड है वो डिफेंडेंट के आपस में है, क्योंकि वो क्लेम कर रहे हैं सब्जेक्ट मैटर को जो कि पोजेशन में है प्लेंटिफ की, और प्लेंटिफ का उस सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ वो चार्जेस क्लेम करता है या कोई कॉस्ट क्लेम करना चाहता है।
और वो भी रेडी टू विलिंग है, उस प्रॉपर्टी को, सब्जेक्ट मैटर को राइटफुल क्लेमेंट को देंगे। अब हम सेक्शन 88 हमने देखा, अब हम देखते हैं जो ऑर्डर है 35 वो क्या कहता है और उसके सेक्शन में क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना होगा रिलेटेड टू द इंटरप्लेडर सूट। रूल 1 कहता है कि प्लेंट में प्लेंटिव है जिसके पास सब्जेक्ट मैटर, जिसके पास है, जिसकी पोजेशन में सब्जेक्ट मैटर है, वो प्लेंट में क्या प्लीडिंग लेगा। रूल 1 के अंदर 3 बातें डिस्कस करी गई हैं कि इन बेसिस पर प्लेंट फाइल होगी इंटरप्लेडेड सूट में। नंबर 1 कि प्लेंटिव कहेगा कि मेरा सब्जेक्ट मैटर के अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं है, जो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड से सूट फाइल किया जा रहा है, वो सिर्फ क्लेम करता है चार्जेज या कॉस्ट, और जो सब्जेक्ट मैटर प्लेंटिव की पोजीशन में है उसके जो क्लेमेंट हैं, डिफेंडेंट्स हैं, वो सभी क्लेम कर रहे हैं कि ये सब्जेक्ट मैटर उनका है। नंबर 3 कोई भी कोलिजन बिटवीन प्लेंटिव और डिफेंडेंट नहीं है, कि भी कोई भी एडवर्स इंटरेस्ट बिटवीन प्लेंटिव और डिफेंडेंट नहीं है। रूल 2 कहता है ऑर्डर 35 का कि भी अगर कोई पेमेंट ऑफ थिंग है या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है या कोई डेब्ट है या कोई मनी है, अगर वो कोर्ट में पेड की जा सकती है या कोर्ट की कस्टडी में दी जा सकती है, तो प्लेंटिव उसको या तो कोर्ट की कस्टडी में देगा या पेड करेगा अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। रूल 3 कहता है कि पहले से ही कोई प्लेंटिव के अगेंस्ट सूट पेंडिंग है, डिफेंडेंट ने किया हुआ है, और इसके बाद में कोई ऐसा इंटरप्लेडर सूट आता है और प्लेंटिव और डिफेंडेंट वही हैं, पार्टीज वही हैं, तो जो सूट पेंडिंग है उसको स्टे कर दिया जाएगा बाय सिविल कोर्ट, और जो भी कोस्ट के चार्जेज हैं वो फाइल, जो भी कोस्ट के फाइल हैं जो भी हैं उसे प्लेंटिव को दे दिया जाएगा और कोर्ट उसके लिए ऑर्डर कर देगी। अब बात आती है कि इंटरप्लेडर सूट की हियरिंग का प्रोसीजर क्या होगा। फर्स्ट हियरिंग आएगी, उस डे को सिविल कोर्ट क्या डिसाइड करेगी और क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी। सबसे पहले अगर प्लेंटिव है और उस सूट में जो प्लेंटिव है, अगर कोर्ट को लगे कि प्लेंटिव को पार्टी बनाना या रखना फॉर फ्यूचर कोई ज़रूरी नहीं है, तो उसको डिस्चार्ज कर सकती है और जो भी उसकी कॉस्ट और चार्जेज हैं उसको पे करने के ऑर्डर कर सकती है और उसको रिलीव कर सकती है फ्रॉम द सूट। जो भी आगे की प्रोसीडिंग है उसमें प्लेंटिव का कोई रोल नहीं होगा और डिफेंडेंट जो भी हैं वो उसको कॉस्ट या चार्जेज हैं वो पे कर देंगे। लेकिन अगर कोर्ट को ये लगे कि भी नहीं, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए ज़रूरी है प्लेंटिव का, तो प्लेंटिव को पार्टी बना रहेगा और सूट में जब तक वो सूट डिसाइड नहीं हो जाता, डिस्पोज नहीं हो जाता, टिल डेट वो प्लेंटिव रहेगा और पार्टी रहेंगी। इसके बाद में जब फर्स्ट हियरिंग के डेट आती है, उस डेट को अगर एडमिशन कर लिया जाता है तो कोर्ट उस एडमिशन और या अदर एविडेंस के बेसिस पर उस केस को डिसाइड कर देगी और जो राइटफुल ओनर है, क्लेमेंट है सॉरी, उसको सब्जेक्ट मैटर है वो डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई पार्टी, कोई भी जो भी पार्टीज है इंटरप्लेडर सूट के अंदर में, वो उस चीज़ को एडमिशन नहीं करते जो प्लेंटिव ने प्लेंट फाइल की है, तो उस बेसिस पर इशू फ्रेम करके जैसे ऑर्डिनरी सिविल सूट का ट्रायल चलता है उसी तरह इंटरप्लेडर सूट का भी ट्रायल चलेगा ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, या जो भी आएगा ट्रायल में उस बेसिस पर वो ऑनरेबल सिविल कोर्ट है उस सूट को डिसाइड कर देगी और जो क्लेमेंट होगा
राइटफुल क्लेमेंट होगा उसको सब्जेक्ट मैटर डिलीवर कर देगी। जैसे कि इसके लास्ट में लिखा हो सेल प्रोसीड टू ट्राई द सूट इन द ऑर्डिनरी मैनर, कि वे जैसे रूटीन में सिविल सूट को ट्राई करती है कोर्ट, उसी वे में इस इंटरप्लेड सूट को भी ट्राई करेगी। इसके बाद में आता है रूल 5, एजेंट और टेनेंट्स मे नॉट इंस्टीट्यूट इंटरप्लेड सूट, कि भी एजेंट हैं और टेनेंट हैं वो इंटरप्लेड सूट फाइल नहीं कर सकते अगेंस्ट लैंडलॉर्ड और प्रिंसिपल। जैसे कि इस रूल में दिया हुआ है, नथिंग इन दिस order shall be deemed to enable agents to sue their principal or tenant to sue their landlords for the purpose of compelling them to interplead with any person other than the person making claim through the such principal or landlord, कि भी एजेंट और टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड या प्रिंसिपल को बाउंड नहीं कर सकते, कंपेल नहीं कर सकते कि भी कोई और पर्सन क्लेम कर रहा है और वो सूट फाइल कर रहा है तो कि उन्हें इंटरप्लीड किया जाए, उन्हें पार्टी बनाया जाए। ये एक तरह से बार्ड है कि एजेंट और टेनेंट है वो इंटरप्लीड सूट फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट रूल जो 6 है, चार्जेस फॉर प्लेंटिव कॉस्ट वेयर द सूट इज प्रॉपरली इंस्टीट्यूट द कोर्ट में प्रोवाइड फॉर द कॉस्ट of the original plaintiff by giving a charge on thing claimed or some other effective way, कि भी जो ओरिजिनल प्लेंटिव है उसको कोर्ट प्रोवाइड कराएगी जो भी कॉस्ट या चार्जेस लगे हैं एनी इफेक्टिव वे, जिस वे में उसको वो चार्ज प्रोवाइड हो सके उस वे में वो प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी। तो हमने जो देखा इंटरप्लेड सूट में सिंपल वे में हम ये कहेंगे कि भी कोई भी सब्जेक्ट मैटर है उसके 2 या 2 से ज़्यादा क्लेमेंट हैं और वो सब्जेक्ट मैटर प्लेंटिफ की पोजीशन में है, प्लेंटिफ का उस सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो राइटफुल क्लेमेंट को डिलीवर करना चाहता है पर वो क्लेम कर रहा है सिर्फ चार्जेस और क्लेम कॉस्ट। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का जैसे ऑर्डिनरी सूट में इंटरेस्ट होता है सब्जेक्ट मैटर में, ऐसा इंटरप्लेड सूट में नहीं होता, सिर्फ डिफेंडेंट के बीच में सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड डिस्प्यूट होता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था और हमेशा की तरह फिर एक आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी से अलविदा। थैंक यू।